स्टूडेंट्स, आपकी हमने एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 4.6 के ऊपर बेस है। तो आपकी 4.6 में आपके लगभग 16 या 17 क्वेश्चन हैं और उसमें से जो आपके 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन हैं वो किसके ऊपर बेस है? कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के ऊपर। तो आपको इक्वेशन दी जाएगी, एक स्टैंडर्ड 2 इक्वेशन, उनको यूज़ करके एज अ डिटर्मिनेशन रूल आपको बताना कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट था आपको याद होगा, आपने 10th क्लास, जब आप बोर्ड क्लास में थे 10th क्लास में आपने पढ़ा था अपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो हम उसी को रिलेट कर कर इससे कंपेयर करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमने उसमें ऐसा क्यों पढ़ा था और इसमें ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऐसी होती थी। दूसरी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ही होती थी और हम कंपेयर करते थे किनको? a1 का जो x का कोफिशिएंट था एक दूसरे से डिवाइड करते थे इक्वल टू y का कोफिशिएंट एक दूसरे से इक्वल टू c आपका एक दूसरे से डिवाइड करके, और हम इनके बीच का रिलेशन निकालते थे, है ना। और रिलेशन आपकी 3 टाइप के होते थे इसमें। सबसे पहला एक होता था इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन, एक होता था पैरेलल ऑफ ए लाइन और एक होता था कोइंसिडेंट ऑफ ए लाइन। तो हम वही आज आपको डिस्कस करके बता रहे हैं कि ये हम क्यों यूज़ करते थे और इसका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से क्या लेना देना। कंसिस्टेंट बोल दे या इनकंसिस्टेंट बोल दे, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, जब ये होता था हमारे पास, हम तीसरे को चेक नहीं करते थे, जब ये होता था तो हम कहते थे ये इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन है, इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन। जब ये इंटरसेक्टिंग होता था तो हम इसको क्या बोलते थे? ये क्या है? एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन हमारे पास, ठीक है। तो जब भी इंटरसेक्टिंग ऑफ ए लाइन होता था हम कहते थे कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। दूसरा हमारे पास क्या होता था? अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस टाइप से होता था आपके पास। तो ये हमारा होता था कोइंसिडेंट सोल्यूशन, कोइंसिडेंट सोल्यूशन। जब ये कोइंसिडेंट सोल्यूशन होता था तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलते थे और इसके यूनिक सोल्यूशन, एक ही आंसर निकलता था, यूनिक सोल्यूशन। इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन और इसका एक ही सोल्यूशन यूनिक। और इसको भी हम क्या बोलते थे? ये क्या हमारा कंसिस्टेंट, ओके। तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग वाला, और कोइंसिडेंट वाला भी हमारा ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और तीसरा हमारे पास क्या था? पैरेलल वाला, जो क्या था आपके पास? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b2 एंड c1 अपॉन c2। अगर तीनों के तीनों में से आपका लास्ट का इक्वल नहीं होता था तो ये आपका कौन सा होता था? पैरेलल लाइन, है ना, पैरेलल लाइन, ठीक है। जब पैरेलल लाइन होता था तो ये हमारा क्या निकलता था? इसके कितने निकलते थे आपके पास? पैरेलल होता था तो इसका नो सोल्यूशन, है ना। 10th क्लास में आपने पढ़ा था जब भी कोई पैरेलल लाइन होती है, 2 पैरेलल लाइन है और वे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी सोल्यूशन, कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन था और हमने इसको क्या किस कैटेगरी के अंदर डिनोट करा था? इनकंसिस्टेंट के अंदर। किसके अंदर? इनकंसिस्टेंट के अंदर। तो 10th क्लास के हिसाब से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपने ये पढ़ा था कि अगर आपका इंटरसेक्टिंग होगा तो भी कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट होगा तो भी कंसिस्टेंट है और पैरेलल होगा तो आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट। पर हम अब करेंगे अपने डिटर्मिनेशन के हिसाब से। देन आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इसमें आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या आपका इनकंसिस्टेंट। हम अपना क्या चेक करेंगे बेटा? हम सबसे पहले निकालेंगे अपना डिटर्मिनेशन ऑफ ए। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। इक्वल टू से इस साइड आपके जो भी टर्म है वो आपकी होएगी ए मैट्रिक्स, और इक्वल टू से साइड में जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है बिना वेरिएबल के वो आपकी होगी बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी ए मैट्रिक्स को। आपकी ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 1 2 2 एंड 3। 1 2 यहाँ लिखा जाएगा फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 2 एंड 3 आपका हो जाएगा, कॉमा आपकी बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 2 एंड 3, ओके। फिर आपको बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है ना, ए
हमेशा ए का डिटर्मिनेशन निकालोगे। अगर जब भी ए का डिटर्मिनेशन नॉट इक्वल टू 0 है आपका, तो वो आपकी क्या है, कंसिस्टेंट। जब आपका डिटर्मिनेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो आपकी कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। पर अगर आपका डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0 आ गया तो वो कौन सी बन जाएगी, आपकी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट बन जाएगी। तो इनकंसिस्टेंट बन जाएगी, उसके कॉन्सेप्ट में हम अलग देखेंगे अपना। पहले हम कंसिस्टेंट के हिसाब से अपना ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये इनकंसिस्टेंट होगा तो हम उसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। तो हम इसका हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेशन। आपके पास है 1 2 2 एंड 3, देन आपकी हो जाएगी 3 माइनस ऑफ 4, आपकी वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1। आपकी नेगेटिव आई है चाहे पॉजिटिव आई है, आपका ये मैटर नहीं करता, पर आपकी वैल्यू क्या आई है, कांस्टेंट आई है समथिंग, मतलब 0 नहीं आई, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये नॉट इक्वल टू 0, सीधा हम इसको क्या लिख देंगे, इट इज अ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट मैट्रिक्स। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, आपको इसमें भी यही प्रूव करना है कि आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। तो आपका हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेशन निकालेंगे एक पार्ट का जो इक्वल टू से आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, जिसमें आपके साथ में क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वो किसकी वैल्यू होगी, आपके पास ए मैट्रिक्स की। और जो आपके पास कांस्टेंट रहेंगे जिनके साथ वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या होंगी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू कब चाहिएगी वो मैं आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए डिटर्मिनेशन निकालते हैं। सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना देते हैं हमारे ए के लिए। क्या बनेगी, 2 -1 1 and 1। उसके बाद हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, 2 -1 and 1 and 1, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन माइनस माइनस प्लस आपका आ जाएगा 3। तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। जब भी आपका डिटर्मिनेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। और जब भी डिटर्मिनेशन इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, एडजॉइंट ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये हमें चेक करना पड़ेगा अगर हमारा कोई सोल्यूशन आपका इनकंसिस्टेंट निकल जाता है तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देन आपके पास थर्ड क्वेश्चन, आपको इसमें भी फाइंड आउट करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है बेटा आपकी, तो ये आपकी ए मैट्रिक्स बना देते हैं सीधा 1 3 2 and 6। हम सबसे पहले हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे अपना। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका 1 6 2 and 3। अब देखा जाए तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 6 माइनस इसके मल्टीप्लिकेशन इसके साथ देन 6, आपका डिटर्मिनेशन क्या हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। हम नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, आपका डिटर्मिनेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अगर ये जब 0 निकल जाए तो कौन सा बन जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमारे पास जब भी आपका डिटर्मिनेशन ए इक्वल टू 0 आ जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए और उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स से। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब आप कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बना देंगे ट्रांसपोज करके, उसके बाद आप बी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने कोफैक्टर निकालते हैं, A11 A12 A21 A22 माइनस ऑफ 1 + 1 माइनस ऑफ 1 + 2 माइनस ऑफ 1 + 2 + 1। ये बार बार आपको इसलिए नहीं बताया जा रहा कि हम कोफैक्टर ही पहले क्यों निकालते हैं, हम सीधा अपना वो क्यों नहीं निकालते, सबसे पहले सीधा एडजॉइंट नहीं निकालना पड़े। तो क्योंकि बेटा आपका ये पहले माइनर इसलिए नहीं निकालते क्योंकि आपको पता है कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, माइनर से ही बनता है। तो इसलिए आपका बार बार मैं माइनर अलग ना निकाल के कोफैक्टर की साथ में निकालती हूँ। देन 1 1 है, देन 1 को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, आपका आ जाएगा यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ 6। फिर उसके बाद है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 आ गया आपका डिटर्मिनेशन ऑफ 2। और ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 3 आ गया यहाँ पर डिटर्मिनेशन ऑफ 3, और यहाँ पर 1 हो गया।
तो ये तो आपका 6, ये आपका 1, ये -3 एंड ये -2, तो ये आपके बन गए कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या बन गए? 6 -2 -3 एंड 1, आपके पास ये बन गए। अब आप क्या कर दोगे? सीधा का सीधा इसका ट्रांसपोज कर दोगे, तब आपके पास क्या निकल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। देन ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कन्वर्ट कॉलम, देन 6 -2 -3 एंड 1, ये आपके निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हम क्या करेंगे? मैंने क्या बताया था आपके पास, जो बी मैट्रिक्स है उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन। ये हर बार वो प्रोसेस करेंगे हम कब? जब आपका जो सोल्यूशन है कब क्या निकलेगा? वो इनकंसिस्टेंट। जब भी ये इनकंसिस्टेंट निकलेगा तभी हम ये वाला प्रोसीजर अपना आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना हम कंसिस्टेंट होने के बाद यहीं पर स्टॉप कर देते अपने प्रोसेस को। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास है 6 -3 -2 1, और बी आपके पास है 5 एंड 8। आपका आगे निकल जाएगा इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन यहाँ पर आ जाएगा 30 और प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, पर ये दोनों क्या है? एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 24 आपका। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन -10 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ प्लस ऑफ, ये 10 है बेटा, प्लस ऑफ 8 हो गया। तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा? इससे यहाँ से निकल जाएगा 6 एंड यहाँ से निकल जाएगा -2। आपका जो ये मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 है, पर जो हमारा सोल्यूशन है वो बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन होता है, और ये आपका क्या निकल गया है? इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड का सेकंड पार्ट इसलिए कराया। वैसे ये 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, मैं इसको अगर ना करवाती तो आप ये कंफ्यूज हो जाते कि इनकंसिस्टेंट, उसके बाद इसका सोल्यूशन ऐसे कैसे निकाल रहे हैं हम, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट थी। तो इनकंसिस्टेंट का 2 × 2 का भी मेरे को करवाना पड़ा कि इनकंसिस्टेंट होगा तो हम पहले एडजॉइंट निकालेंगे, मतलब कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर के बाद मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, आपके पास एडजॉइंट निकलेगा। फिर दोनों की प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर आपके पास कोई नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, पर आपकी इक्वेशन क्या रहेगी? इनकंसिस्टेंट। देन बच्चों आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 3 इक्वेशन दे रखी है आपके पास। अब 3 इक्वेशन दे रखी है, तो 3 आपकी एक्स वाई जेड है, देन एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड इस टाइप से है। तो आपकी कौन सी मैट्रिक्स बन गई? ये 3 × 3 की मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले 3 -1 -2। यहाँ x नहीं है, देन x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0, देन y की वैल्यू क्या है? 2 एंड z की वैल्यू -1, और आपकी यहाँ से बन गई 3, यहाँ से -5 और यहाँ से 0। आपके पास ये आपकी मैट्रिक्स ए आ गई, कॉमा आपकी मैट्रिक्स बी क्या आएगी? जो आपके पास कांस्टेंट होगी। क्या है आपके पास? 2 -1 एंड 3, देन 2 -1 एंड 3। ठीक है, जो आपकी मैट्रिक्स बी है वो आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है हमेशा। ये बात आप नोट कर लीजिए, जो आपकी मैट्रिक्स बी आपकी बनती है इक्वेशन से, वो आपकी कौन सी बनती है? कॉलम मैट्रिक्स। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ए निकालना। वो क्या होगा आपका? सबसे पहले 3 को रखेंगे, देन हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस आना चाहिए था, पर माइनस प्लस, पर फिर भी क्या आएगा? माइनस ऑफ 5 प्लस, सॉरी माइनस ये माइनस है, पर आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस होना चाहिए था, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो मैं सीधा यहाँ पर ऐसे ना लिखकर सीधा क्या लिख रही हूँ? +1। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम छुपाएंगे, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0 और इसके साथ, देन +3 आ जाएगा आपका, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का 3 है, तो ये होना चाहिए था माइनस का, पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे क्या होता है? इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, आगे +2 आना चाहिए था, पर आपका -2 है, देन यहाँ पर लिखेंगे -2। इसको छुपाएंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ ये आपका 0 माइनस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये -6 हो गया। तो ये आपके पास निकल के कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -15, ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा प्लस ऑफ आपके पास 6 एंड 2 आपके पास हो जाएगा 12। देन आपका हो जाएगा -15 एंड +15, -15 एंड +15 आपका आ गया =0। जब आपका =0 आता है तो कौन सा बन जाता है आपकी मैट्रिक्स? इनकंसिस्टेंट। कौन सी? इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट है तो हम इसका क्या निकालेंगे? एडजॉइंट निकालेंगे और फिर अपनी मैट्रिक्स बी से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या हो जाएगी आपके पास? कोफैक्टर जो होती है उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे कैसे हम अपना? सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं A11, A12, A13,
A21, A22, A23, A31, A32, A33, आपके पास ये बन गई आपकी एडजॉइंट। तो माइनस आपका यहाँ से आएगा प्लस, यहाँ माइनस में पहले ही साइन लिख रही हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ आपका प्लस, यहाँ आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस, यहाँ आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस, यहाँ आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस। तो ये सारे आपके बन गए साइन माइनस ऑफ 1 रेज़ टू पावर इवन है या ओड उसके अकॉर्डिंग। तो 1 1 देखेंगे, देन 1 और 1 देखेंगे, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा यहाँ प्लस ऑफ 5। तो ये आपका प्लस ऑफ 5 ही रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट अपना 1 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आपका ये 0 और ये आपका माइनस ऑफ 3, देन माइनस ऑफ 3 तो आपका बनना था और माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस ऑफ 3। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपकी, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन आपका 6 हो गया यहाँ पर, प्लस ऑफ 6 हो गया। उसके बाद हम करते हैं अपनी सेकंड रो की बात, देन सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, माइनस माइनस प्लस ऑफ 10 हो गया आपका, प्लस ऑफ 10 हो गया, पर आपका बाहर माइनस का साइन नहीं, माइनस का आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, देन 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देन 3 की 0 से और इसकी इससे, देन यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 6 आपका, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अपने सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो ये रहा और थर्ड कॉलम इसको छिपाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस ऑफ 15 और माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस माइनस प्लस ऑफ 3, तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 12, तो माइनस माइनस ये प्लस लिखे जाएंगे आपकी, ठीक है। उसके बाद 3 और 1 का हम करेंगे 3, देन हम इसका को फैक्टर की ट्रांसपोज में सीधा यहाँ बना लेती हूँ आपके पास, सीधा जो हमारे पास ये टर्म इस तरीके से निकल के आई हूँ, मैं उसको इस तरीके से लिख लूँगी, तो आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 5, माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 6, यहाँ से आ जाएगा माइनस, आपका माइनस माइनस यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से 6, ये माइनस माइनस ये आपका आ जाएगा यहाँ से 12, ये आपका यहाँ 5, देन यहाँ आपका 3 एंड यहाँ पर आपका 6, तो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास ये आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी, है ना, तो ये करेंगे हम स्टार्ट। तो मैं यहाँ कर देती हूँ मैट्रिक्स ऑफ बी की मल्टीप्लाई अपना, तो बी के आपके पास 2 - 1 एंड 3, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट की इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और आपका हमेशा किस में आएगा एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। देन -5 की 2 से करेंगे, देन माइनस ऑफ 10 एंड 10 की आप माइनस से करेंगे, देन माइनस ऑफ 10 एंड 5 की 3 से करेंगे, देन प्लस ऑफ 15, मल्टीप्लिकेशन ये हो गई आपके पास। -3 की 2 से करेंगे, देन माइनस ऑफ 6, 6 की माइनस इससे करेंगे, देन माइनस ऑफ ये आपका 6, 3 3 जा आपका यहाँ पर बन गया 9, यहाँ पे इससे करेंगे, देन माइनस ऑफ 12 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, देन माइनस ऑफ 12 अगेन, माइनस ऑफ 12 एंड 6 आपकी 13 से करेंगे, देन प्लस ऑफ 18, तो आपके पास कितने निकल के आ गए यहाँ से, आपके पास हम यहाँ देखते हैं तो आपके पास आपके -10 एंड 15 आपके हो, देन आपका माइनस माइनस ये माइनस ऑफ 20 देन प्लस ऑफ 15, तो आपका यहाँ से माइनस ऑफ 5 रह जाएगा, है ना। और यहाँ ये अब आपका है माइनस ऑफ 12 एंड प्लस ऑफ 9, तो इसमें से माइनस ऑफ 12 एंड प्लस ऑफ 9, तो आपका रह जाएगा माइनस ऑफ 3, देन ये आपके हो जाएंगे 24 एंड 24 में से 18 आपके सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि 24 आपका नेगेटिव का है, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आपके हो जाएंगे यहाँ से 2 एंड यहाँ से 6, देन यहाँ से माइनस ऑफ 6, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया हमारा। वैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो आपके लिए हमने सबसे पहले, जब भी आपका इनकंसिस्टेंट है मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, इक्वल टू 0। जब भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा, वो इनकंसिस्टेंट। फिर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, को फैक्टर का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट निकाल कर हम अपनी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारा जो आंसर है वो ऑलवेज नॉन जीरो आएगा। और यही हमारा हमेशा प्रोसीजर रहता है अपनी मैट्रिक्स जो आपके पास इक्वेशन में गिवन होती है उसको निकालने के लिए। तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो आपके मैंने बोला था फर्स्ट से लेके 6 क्वेश्चन एज इट इज़ ही हैं। तो आज हमारे ये कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।